नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय कराने वाला हूं सुधीर सर से। सुधीर सर और मैं दोनों लोग 2010 में आईएएस का इंटरव्यू एक साथ दिए थे। सुधीर सर आईएएस टॉपर हैं। सुधीर सर का चयन 2010 के आईएएस परीक्षा में हो गया था। सुधीर सर इस समय फिरोजपुर में वरिष्ठ मंडल परिचालन अधिकारी हैं और बड़े बेहतर तरीके से भारत सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे पूछूंगा कि उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या रही है, उन्होंने पढ़ना कैसे शुरू किया, उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चयन किए, आपको किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट चयन करना चाहिए और आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए ताकि आप भी सुधीर भैया की तरह बेहतर रैंक लगा सके। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। 2010 में सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में मैं सेलेक्ट हुआ था। मेरे मित्र जूनियर दिग्विजय ने मुझसे अनुरोध किया था कि नए छात्र छात्राएं जो अभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं उनके मार्गदर्शन हेतु कुछ सवालों के जवाब दिग्विजय ने पूछे थे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी छात्र छात्राओं को अपने अनुभवों के बारे में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था। मैंने प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल से होते हुए ग्रेजुएशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और परास्नातक मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया। थ्रू आउट में हिंदी मीडियम रहा हूँ। यूपीएससी की प्रिपरेशन मेरा परास्नातक 2004 में कंप्लीट हो गया था। तब तक तो मैं बहुत सीरियस नहीं था। 2004 के बाद 1-2 साल और निकल गए। 2006 से कह सकते हैं आप जो है कि मैं सिविल सर्विसेज के प्रति या कह सकते हैं नौकरी के प्रति थोड़ा सीरियस हुआ। तो 2006-07 से मैंने तैयारी शुरू की। तो 3-4 साल मेरे तैयारी जो सीरियस तैयारी थी, जिसके बाद मुझे कुछ छोटी मोटी सफलताएं भी मिली जिसमें बीच में, और फाइनली मुझे सिविल सर्विसेज में सफलता मिली। मैंने तैयारी के लिए सब्जेक्ट का जो चुनाव किया था उसमें अर्थशास्त्र और फिलॉसफी थे। इकोनॉमिक्स चूँकि मैं इसी सब्जेक्ट से स्नातक था तो इकोनॉमिक्स का चुनाव स्वाभाविक था। और दूसरा सब्जेक्ट मैंने फ़िलॉसफी लिया, जो कुछ सीनियर्स और मित्रों के सुझाव के अनुसार मैंने उस सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि सिलेबस थोड़ा छोटा था और कोचिंग्स वगैरह भी इलाहाबाद में आसान थी, किताबें आसान थी, सीनियर्स के मार्गदर्शन आसानी से मिल जाते थे। कुछ इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैंने अपना दूसरा सब्जेक्ट चुना। 2007 में अपना मैंने पहला मेंस दिया, पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया। तो 2007 में एक ये धारणा थी कि हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स में नंबर पीएससी में कम मिलते हैं या इससे सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल है। तो 2007 में ही मैंने डिसाइड कर लिया एग्ज़ाम के टाइम पे ही कि मैं इकोनॉमिक्स छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट लूँगा। तो मेंस के दौरान ही मैंने फ़िलॉसफी का पहला पेपर था, ख़राब होने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि सिलेक्शन नहीं होना है। तो फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं की और पिछली पढ़ाई के अनुसार ही मैंने एग्ज़ाम दिया। तो नंबर भी मेरे कुछ अच्छे नहीं आए, 225-30 नंबर आए थे। फिर भी चूँकि मैं मन बना चुका था इकोनॉमिक्स छोड़ने का, इसलिए मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं था। मुझे लग रहा था कि सिलेक्शन इससे नहीं पाया सकता है। हालांकि जब नंबर आए तो मुझे लगा कि अगर मैंने इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत भी ध्यान दे दिया होता तो शायद मेरा मेंस में सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती। फिर 2008 में मैंने ज्योग्राफी से एग्ज़ाम दिया। ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट था मेरे लिए, बड़ा सिलेबस था। इसमें भी मैंने मेंस दिया। इस बार भी प्रीलिम्स मेरे इकोनॉमिक्स थे, इकोनॉमिक्स से प्रीलिम्स देता था मैं। नंबर 2008 में भी मेरे लगभग ऐसे ही थे जिस तरह 2007 में थे। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का नंबर भी लगभग बराबर ही था।
मेरे लिए एक दिक्कत ये थी कि अर्थशास्त्र, जो कि मेरा मुख्य विषय था, जिससे मैं नेट स्लेट भी क्वालिफाइड था, तो बाकी एग्ज़ाम तो मैं इकोनॉमिक्स देता था। जैसे कोई भी लेक्चरशिप का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, लोअर का एग्ज़ाम हो, और ईपीएससी के लिए मैंने ज्योग्राफी ले लिया था। तो ये बड़ा मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए, काफ़ी बैलेंस बनाना, जो है कि 3 सब्जेक्ट मुझे पढ़ने पड़ जा रहे थे। उसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स काफ़ी बड़े सिलेबस वाले सब्जेक्ट थे। तो मेरे सीनियर पुदुम सिंह 2008 में सिलेक्शन लिए थे, तो उन्होंने बताया, समझाया। 2009 में सिलेक्शन लिया था उन्होंने बताया कि नहीं, आप इकोनॉमिक्स को दोबारा ले सकते हैं और सिलेक्शन मिल सकता है उससे। फिर मैंने ज्योग्राफी ड्रॉप कर दिया। 2009 में मैंने अपना अटेम्प्ट ड्रॉप किया, नहीं दिया। फिर मैंने सीरियसली इकोनॉमिक्स को पढ़ा और 2010 में मैंने फिर से इकोनॉमिक्स से एग्ज़ाम दिया और सफलता मिल गई मुझे। और उसमें मुख्य जो रोल था वो इकोनॉमिक्स का ही था। सवाल ये उठता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, और दूसरा इकोनॉमिक्स क्या हिंदी मीडियम लिया जा सकता है? तो बहुत सारे लोग बताए होंगे आपको पहले भी कि आपकी अभिव्यक्ति जिस भाषा में जितनी बेहतर हो सकती है, मेरा मानना है कि आपको लिखना उसी भाषा में चाहिए। जैसे मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम का छात्र रहा था, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, तो अभिव्यक्ति मेरी हिंदी में ज़्यादा अच्छी थी, ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, तो हिंदी मीडियम में ही मैंने एग्ज़ाम दिया। कभी इंग्लिश मीडियम एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा ज़रूर है जिसमें आप केवल और केवल हिंदी मीडियम की किताबों पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। आपको अपना बेस बनाने के लिए, समझने के लिए, इकोनॉमिक्स में समझ मजबूत करने के लिए हिंदी मीडियम की किताबों को पढ़ना चाहिए। और साथ में ही हर पेपर में, हर विषय में जो इंग्लिश मीडियम की अच्छी किताबें हैं उनको भी साथ में आधार बना करके पढ़ना चाहिए। और जब आपकी समझ दोनों को मिला करके एक बेहतर समझ डेवलप हो जाए, तो उस हिसाब से आपको अपने नोट्स बना लेने चाहिए, जो मैंने किया, जो मेरा अनुभव रहा। हिंदी मीडियम में भी काफ़ी अच्छी किताबें हैं। उसमें आप आहूजा की किताब ले सकते हैं, एहसन लाल की किताब बेस के लिए, झिंगन की किताब है। तो ऐसी बहुत सारी हिंदी की किताबें भी आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ करके पहले इकोनॉमिक्स में समझ बेहतर डेवलप कर सकते हैं। और एक बार आपने अपना कॉन्सेप्ट बना लिया, फिर आप अगर इंग्लिश मीडियम को किताबों को पढ़ेंगे तो थोड़ी कमज़ोर इंग्लिश होने के बावजूद भी उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। और जो एक बेहतर बातें उसमें बताई गई हैं, स्टैंडर्ड जिनका स्टैंडर्ड जो है हिंदी मीडियम किताबों से थोड़ा बेटर है, तो आप उन दोनों को मिला करके अपना जब नोट्स बनाएंगे तो आप एक जो नोट्स होगा आपका एक बैलेंस सा नोट्स होगा, जो आपके बेहतर समझ जो आपने हिंदी मीडियम की बुक से पढ़ी हुई थी और वो कंटेंट जो आपने इंग्लिश मीडियम वाली किताबों से लिए हुए थे, उनको मिला करके जब का नोट्स बनेगा वो ओवरऑल में बहुत ही बेहतर नोट्स होगा। अब सवाल ये है कि इकोनॉमिक्स एज आ ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने आपको पहले बता दिया जो है कि किस तरीके से अपना आप बेस बनाएंगे और किस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, जिसमें आप अगर अपने कॉन्सेप्ट बना लिया आपने, तो फिर आपको बहुत कुछ चेंज नहीं करना पड़ता है। हाँ, दूसरा पेपर जो उसका है उसमें आपको लगातार अपडेट रहना पड़ेगा। उसमें मैगजीन्स, कुरुक्षेत्र, योजना और बहुत सारी मैगजीन्स वो इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल हैं, प्लस आपके न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, इन सब को लेकर के अपने नोट्स को आप कंटिन्यूसली अपडेट करते रहें और किसी भी परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स के माध्यम से आप अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर पाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ग्राफ वो चीज़ है जिसमें ना तो हिंदी है ना तो अंग्रेजी है। वो जो इंग्लिश मीडियम वाला लड़का होगा, जो हिंदी मीडियम वाला लड़का होगा, दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा। समझने वाले के लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आपने अपने उत्तर में अपने कोशिश कीजिए, सवालों का चुनाव भी वही कीजिए
परीक्षा के दौरान, जिसमें आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करने का ज़्यादा मौका हो। उसमें जो मेरा मानना है, जो टीचर है वो आपकी लैंग्वेज और कंटेंट के बजाय आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत आसानी से समझ जाएगा कि आप बताना क्या चाहते हैं, आप कहना क्या चाहते हैं। तो इस हिसाब से फिर आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। नंबर के बारे में दिग्विजय ने पूछा था मुझसे कि मेरे 382 अंक थे सिलेक्शन के टाइम पे 2010 में। मुझे फर्स्ट पेपर में 215 नंबर मिले थे और सेकंड पेपर में कुछ 167 के आसपास नंबर मिले हुए थे। 215 नंबर बहुत ज़्यादा नंबर होते हैं, बहुत नंबर होते हैं फर्स्ट पेपर में, वो भी इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने फर्स्ट पेपर में सवालों के चुनाव कुछ इस हिसाब से किए हुए थे जो मैं आपको बताए, जो मैंने आपको बताया कि उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ISLM मॉडल का सवाल आया था, मैंने उसको अच्छे से किया। तो उन सवालों का जो चुनाव था जिसमें मेरी सहमत ज़्यादा बेहतर थी, या जिसमें मुझे लगा कि इसमें मैं एग्जामिनर कॉपी चेक करने वालों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा, मैंने उन सवालों का चुनाव किया। और जो भी है, मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद की बदौलत मुझे एक अच्छा अंक मिला। 215 नंबर मायने रखते हैं इकोनॉमिक्स में। ऐसे ही सेकंड पेपर में भी मैंने कंटिन्यूअसली नोट्स को अपने अपडेट किया और उसका काफ़ी योगदान रहा मुझे सेकंड पेपर में नंबर दिलाने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स में अगर आपको नंबर पाने हैं तो सेकंड पेपर में अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। और नोट्स, मेरा मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है, कि नोट्स आपको हमेशा प्रिपेयर करते रहना चाहिए, लिखने की आदत डालते रहना चाहिए। अमूमन छात्रों में देखा जाता है कि वो किताबें पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं और कुछ रफ में नोट कर लेंगे, लेकिन खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे। कभी कभी किसी दूसरे के नोट्स को पढ़ करके उससे तैयारी का अपना एक बेस बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो नोट्स आपने खुद बनाए हुए हैं, चाहे वो दूसरे के नोट्स को बेस बना करके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की किताबों को बेस बना करके, जब आप 3-4 मटेरियल अपने सामने रख लेते हैं, फिर उनको समझ करके जो आप अपना नोट्स तैयार करते हैं, वो आपको हमेशा एक बेहतर आधार देगा। और एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अदरवाइज़ फिर वो सब गड्ढम गड्ढ हो जाएगा कि सब क्या पढ़ा था बुक्स में, क्या पढ़ा था, क्या किसी के नोट्स में पढ़ा हुआ था। इसलिए हमेशा नोट्स ज़रूर बनाएं। इंटरव्यू में मुझे कुछ 165 नंबर मिले हुए थे। बहुत अच्छे तो नहीं थे, लेकिन हाँ ठीक है, एवरेज था। उसमें भी सवाल मुझसे कुछ इकोनॉमिक्स से, कुछ मेरी हॉबी क्रिकेट से। तो इंटरव्यू तो मेरा बहुत बहुत सेटिस्फाइड नहीं था। नंबर भी मुझे कुछ बहुत बेहतर नहीं मिले थे। लेकिन हाँ, इंटरव्यू के दौरान ये ज़रूर कहूँगा मैं आपसे, जो है कि अगर आपके सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से हैं, जैसे इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आपको सवाल इकोनॉमिक्स से ज़रूर मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके बारे में सामने पूछने वाला व्यक्ति उतना इंटरेस्टेड नहीं होता है, लेकिन आपके इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या करंट से रिलेटेड ऐसा सब्जेक्ट अगर आप चुनाव करते हैं तो उनका भी योगदान आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं होता है। अगर आप उसमें कुछ बेहतर बता पाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे अंक मिलेंगे। इसका मुझे फ़ायदा मिला था UPPSC के इंटरव्यू में। उसमें मुझे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछे गए थे और मेरा पूरा इंटरव्यू करीब 40 मिनट का चला था। लगभग सभी इंटरव्यूअर ने कोशिश की थी इकोनॉमिक्स को पूछने की और मैंने बेहतर बताया था और इंटरव्यू में मुझे काफ़ी अच्छे अंक मिले थे। UPPSC में 142 नंबर के आसपास मिले हुए थे मुझे। तो अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट
रखना चाहते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, इंग्लिश आपको इतनी मजबूत ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप इंग्लिश की किताबों को भी पढ़ सकें और उसको पढ़ करके अपनी एक समझ डेवलप कर सकें। लिखना ज़रूरी नहीं कि आप अंग्रेज़ी में करें तभी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी किताबें, बहुत अच्छे मटेरियल जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक्स में ही अवेलेबल हैं। लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम की बुक्स आपको एक बेहतर आधार देती हैं, आपकी समझ डेवलप करती हैं। जब आपकी समझ बन जाती है तभी आप इंग्लिश मीडियम की किताबों को पढ़ करके एक बेहतर समझ डेवलप कर सकते हैं। कोचिंग के रोल के बारे में बताना चाहूँगा तो 2010 तक तो 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। उसमें कोचिंग के लिए अगर आपने कोई नया सब्जेक्ट लिया हुआ या आपके पुराना सब्जेक्ट भी है तो सब्जेक्ट में, कोचिंग में आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन 2011 के बाद से, जब से सीसैट लागू हुआ या फिर जब से सब्जेक्ट कम कर दिया गया, कोचिंग बहुत यूज़फुल नहीं रह गई है। हाँ, गाइडेंस के लिए आप ज़रूर, अगर आप नए प्रतिभागी हैं तो गाइडेंस के लिए आप कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन आपको सफलता आपकी अपनी मेहनत पे मिलेगा। और मेरा मानना है कि आपको मार्केट में बहुत सारी कोचिंगें मिलेंगी, लेकिन बहुत सारे सफल व्यक्ति भी मिलेंगे जो खुद से मेहनत करके और इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो एक बैलेंस सा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको गाइडेंस चाहिए तो आप एक बार कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रह करके ही सफलता मिलना ऐसा नहीं संभव है। आप ये समझें कि सिर्फ कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है आप उन्हीं को पढ़ करके सेलेक्ट हो सकते हैं, तो ये कतई संभव नहीं है। कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है वो आपके इतने वास्ट सिलेबस में कुछ एक पार्ट हो सकता है, सब कुछ कोचिंग कवर नहीं कर सकती है। इसलिए आपको अपने आँख कान नाक खुले रखने पड़ेंगे और खुद से एफर्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। और अंत में मैं सभी प्रतिभागियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि मेहनत से पढ़ें, पूरी ईमानदारी से पढ़ें, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। धन्यवाद।